चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, कल की मेरी कक्षा जैसे कि आपको पता है पीडीएस पे चल रही थी। और पीडीएस की शुरुआती पीडीएस क्या है, पीडीएस की एक कार्य पद्धति क्या है, किस प्रकार काम करती है, ये 2 पॉइंटों पे मेरी बात हुई थी। बाकी 3 या 4 शायद पॉइंट रह गए थे, जिसमें से मैंने आपको पीडीएस की कमजोरियां और पीडीएस उसके बाद 2 पे और हो चुकी है। पीडीएस के प्रकार में जैसे पीडीएस का एक संवर्धित रूप आया था जिसको आरपीडीएस कहा गया, और दूसरा एक और आया जून 97 में 92 में आया। सन 1950 से पीडीएस सर्वव्यापक रूप से ठीक ठाक चल रही थी। ऐसा माना गया कि इसमें थोड़ी सी कमजोरियां आंतरिक एवं बाह्य रूप से हैं, तो उसके लिए फिर आरपीडीएस, जिसका एक हिंदी में नाम मैंने आपको बताया कि नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली था, सन 1992 में वो लागू किया गया। इसमें ऐसा माना गया कि 20 किलो अनाज प्रत्येक उसको व्यक्ति को दिया जाएगा, और ऐसा मतलब वो किया गया। इसके लिए ऐसे क्षेत्रों को निश्चित किया गया जिसमें मान के चलिए दूरस्थ जिले थे, कुछ मलिन बस्तियां थीं, दूर दराज की कुछ आदिवासी बस्तियां थीं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो थी आपकी पीडीएस वो काम नहीं कर पा रही थी। तो उस कारण से 1775 ब्लॉकों को एक मतलब केंद्र में रख के ऐसा वहाँ पे दुकानें कोटे की स्थापित की गई, और राशन की दुकानें स्थापित करने के बाद गरीबों को कार्ड बनाकर उनको खाद्य एवं गैर खाद्य वस्तुओं का वितरण किया गया। उसकी बात आई कि इसमें भी थोड़ी सी एक संवर्धित रूप होना चाहिए, तो कुछ लोगों को टारगेट करने के उद्देश्य से मतलब कुछ लोगों को लक्षित किया गया, जिसमें 1997 ये कल चीज़ मैं आपको लिखा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। सन 1997 जून में एक टीपीडीएस आई जिसका नाम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था, जिसको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा गया। तो उस कंडीशन में मैंने यहाँ तक की आपको जानकारी दी थी, और इसके बाद की कंडीशन मैंने आपसे ये कही थी कि अगली कक्षा में मैं इसकी कमजोरियों को लेकर बात करूँगा। तो कमजोरियों की जैसे कि मैंने आप बात की है कि इसको आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों तरफ से कमजोरियाँ थी। पीडीएस सन 1950 से लेके मानी चलिए काम करती रही, बीच बीच में इसके संवर्धित रूप भी आपने देखे कि क्या चला। अगली कंडीशन आई कि बादवा जी एक न्यायाधीश रहे, उनकी अध्यक्षता में इसकी आंतरिक और बाह्य कमियों को देखने के लिए एक समिति गठित की गई, जिसको बादवा समिति कहते हैं। बादवा समिति, जिसके अध्यक्ष बादवा जी न्यायमूर्ति जी थे। तो ये समिति जब गठित की गई तो इसका काम था कि इसमें क्या क्या मान के चलिए आंतरिक और बाह्य त्रुटियां हैं, परेशानियां हैं, या किस प्रकार इसका मतलब गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उन चीज़ों को पता करिए। तो इनकी जो रिपोर्टें आई, जैसा कि मान के चलिए कोई अगर समिति बनती है तो उसकी अनुशंसाएं या उसका रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो बादवा जी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें सबसे पहला ये चीज़ कही कि मान के चलिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि गरीबों की खाद्य सुरक्षा को लेके अगर ऐसे खाद्य एवं गैर खाद्य चीज़ें देते हैं, तो खाद्य चीज़ों में आप गेहूं, चावल, खाद्य की बात की जाए तो मानी चलिए खाद्य में आप गेहूं, चावल प्लस मोटा अनाज। तो यहां उन्होंने ये बात कही कि गेहूं और चावल आप देते हो वो तो ठीक है, मोटे अनाज के तौर पे आप मतलब या तो चना की दाल या चना जरूर दे देते हो, मगर बाकी जो ज्वार है, मक्का है, ये सारी चीज़ें आप नहीं देते हो। तो मोटे अनाजों के लिए मतलब पौष्टिकता बढ़ाने के लिए मोटे अनाजों पर जोर देना चाहिए। दूसरी मान के चलिए ऐसी कंडीशन रही कि मान के चलिए उन्होंने कहा कि परिवारों को वितरित या मतलब परिवारों को राशन कार्ड का जो वितरण किया गया वो इस प्रकार किया गया, मतलब लिख देता हूँ मैं दूसरा पॉइंट, कि राशन कार्ड का वितरण उनका ऐसा मानना है कि राशन कार्ड का जो वितरण किया गया वो इस प्रकार किया गया, क्या तो उनका स्थायी पता है या वो स्थायी तौर पर वहाँ रह रहे हैं, तो उनको इस चीज़ की कार्ड की सुविधा दी गई है। ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जहां मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी गांव का स्थायी निवासी है मगर वहां रहवास नहीं कर पा रहा है, और वो किसी रोजगार या किसी आपत्तिजनक स्थिति में वो अपने क्षेत्र से बाहर रह रहा है। उस कंडीशन में उसका वहां का पता जो होगा वो स्थायी तौर का होगा, और अस्थायी तौर पर ये अपनी कार्ड की जो सुविधा होती है वो उसे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो इस कंडीशन में माना गया कि जो प्रवासी मजदूर के तौर पर मान के चलिए एक वर्ग हमें देखने को मिलता है,
वहां राशन कार्ड की अनुपलब्धता पाई गई, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने इस चीज को लिया। तीसरा पॉइंट मान के चलते हैं, इसमें कार्डों का जो कार्ड बन चुके थे मान के चलिए यहाँ पे, उसका फर्जीफिकेशन, फर्जीफिकेशन मान लीजिए, डबलिंग मान लीजिए, फर्जीफिकेशन हो गया साहब। फर्जीफिकेशन में उनका कहने का तात्पर्य ये था कि मान के चलिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, इसी कारण बस हो सकता है भाई भतीजावाद। वैसे आप आगे चल के पढ़ेंगे राजनीति में, ज़्यादा मान के चलिए ये थोड़ा सा देखने को मिलता है, मगर यहाँ भी देखने को मिलता है कि अगर मेरा कोई रिलेटिव, मैं राशन डीलर हूँ और मेरा कोई रिलेटिव मान के चलिए इसका पात्र और अहर्ता इसके लिए नहीं रखता है, फिर भी मैं उसको उचित लाभ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। इसको भी भाई भतीजावाद कह लीजिए, कोई न कोई लालच है उसके अंदर, कोई ऐसी मंशा है जिसमें वो अपने किसी नज़दीकी को बढ़ाना चाहता है, तो उस प्रकार में फर्जीफिकेशन जैसा, मतलब आपका नाम नहीं है फिर भी आप उसका राशन ले रहे हैं, या आप उसके पात्र नहीं है फिर भी आप उसकी फ़ायदा ले रहे हैं, तो इस चीज़ को फर्जीफिकेशन कहते हैं। उनका मानना ऐसा भी था कि फर्जीफिकेशन जो कार्डों का चल रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है सब्सिडी जो भारत सरकार देती है, जिसको मैंने आपको कल बताया था कि भारत सरकार जो सब्सिडी देती है उसको केंद्रीय सरकार का वितरण लागत कहा जाता है, और वितरण लागत में अगर वृद्धि होती है, मतलब इस मान चलिए आप पात्र नहीं है, आपको ये चीज़ मिलनी नहीं चाहिए, फिर भी आप उस चीज़ का फायदा लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वितरण लागत का आप अनुचित उपयोग कर रहे हैं। और अनुचित उपयोग का मतलब ऐसा हुआ कि आप जो सरकार का एक खर्चा है, सरकार की एक सब्सिडी योजना है, उसमें दो प्रकार की सब्सिडी होती है। देखिए, एक होती है मेरिट सब्सिडी, एक होती है नॉन मेरिट सब्सिडी। तो जहां मेरिट सब्सिडी की बात की जाए, यहां मैं लिख देता हूं, एक तो होगी मेरिट सब्सिडी और नॉन मेरिट सब्सिडी। इसका कहने का मतलब है, मेरिट सब्सिडी का मतलब है कि आप पात्र हैं और सरकार आपको दे रही है, और अहर्ताओं के आधार पे आप पूर्ण कर रहे हैं और आप इसको ले रहे हैं, और सरकार का जो ये प्रयास है वो एक सकारात्मकता के लिए, सकारात्मक पक्ष में दिखाई देता है, तो उस चीज़ को मेरिट सब्सिडी कहते हैं। अच्छा, वो दे रही है तो उसको ये अफसोस नहीं हो रहा है कि मैं इस चीज़ के लिए गलत कर रहा हूँ, या वो जो लेने वाला है वो इसका अपात्र कंडीशन में नहीं उपलब्ध हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पात्र को अगर सही चीज़ मिल रही है तो उसको आप मेरिट चीज़ कहेंगे, मतलब उसका सकारात्मक पक्ष कहेंगे, उसका सही दिशा का एक पालन या उसका प्रयोग कहेंगे। और नॉन मेरिट सब्सिडी जो होती है, जो भारत सरकार मान के चलिए, कोई सरकार हो, मैं तो ये बात कहूँगा कि एक राज्य सरकार की भी तो कोई योजना हो सकती है जिसका फ़ायदा पात्र लोग ले सकते हैं, तो वो चीज़ जो है जिसका फ़ायदा आप ले रहे हैं और उसके आप पात्र नहीं हैं आप, तो इसका मतलब उसको नॉन मेरिट सब्सिडी कहेंगे। नॉन मेरिट सब्सिडी अगर ज़्यादा होगी कहीं, मान चलिए अपात्रों की संख्या अगर ज़्यादा है, तो भारत सरकार पे एक बहन जो आर्थिक बहन होगा वो ज़्यादा होगा, आर्थिक बहन ज़्यादा होगा तो उसके खर्चे ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब है कि नॉन मेरिट सब्सिडी जो भारत के खर्चों में एक इजाफा करती है, ये देखने को मिलता है। इस कंडीशन में आपको चौथी कंडीशन में ऐसा माना उसने, बादवा समिति की रिपोर्ट चल रहा है, जो बादवा जी ने अपनी अनुशंसाएं पेश की और एक पूरा उसका विश्लेषण करने के बाद उन्होंने ऐसा बताया कि ये कमियां हैं। तो चौथी कमी उन्होंने बताई कि मान के चलिए आंतरिक और बाह्य, जैसा कि मैंने आपसे दो वर्ड कहे थे, आंतरिक एवं बाह्य, इसमें कमियां देखी गई पीडीएस में। बाह्य कमियां, तो आंतरिक में ऐसा माना जाता है उनका कि आंतरिक रूप में मान के चलिए जो राशन लेने वाला एक जो डीलर, पहला चलिए डीलर मान लिया आपने, दूसरा जो ट्रांसपोर्टर हो रहा है, चलिए ट्रांसपोर्टर मान लिया, प्लस जो इसका चीज़ का मतलब एक तरीके से उपभोग कर रहा है, या मान चलिए इस चीज़ का बीच में एक मिडिलर, ट्रांसपोर्टर और व्यापारी, इनको तीनों को आंतरिक रूप से ऐसा माना गया कि ये अंदर जाके उसमें तीनों मिलके कोई ऐसा घपला या भ्रष्टाचार करते हैं। बाहर में तो मैंने आपको ये बता रखा है कि फर्जी कार्ड का अगर फर्जीफिकेशन चल रहा है, डबलिंग चल रही है, आप उसके वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है फिर भी आप उस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, आप उसके पात्र नहीं है फिर भी फ़ायदा ले रहे हैं, तो बाह्य रूप से हो रहा है। मगर आंतरिक रूप से उसमें व्यापारी, राशन डीलर जो सरकार का एक प्रतिनिधि माना जाता है, ये सेवा अगर जो दे रहा है तो उसके लिए सरकार उसे कमीशन प्रदान करती है, जिसके बारे में आगे चल के बाद भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
इसकी जो डीलरों की कमीशन है उस पर भी एक चर्चा होगी। तो कंडीशन आई चौथा, उन्होंने माना कि बाह्य और आंतरिक, इन आंतरिक रूप से 3 को लेके उन्होंने ऐसा माना कि आंतरिक रूप से सम्मिलित रूप से भ्रष्टाचार को संपादित करते हैं या उसको अंजाम देते हैं। 5वीं कंडीशन में मान के चलिए उन्होंने माना कि जो आपने पहली बार कही थी खाद्य, गेहूं, चावल और मोटा अनाज, तो गेहूं चावल जो दिया जाता है इस खाद्य सुरक्षा के लिए, मान के चलिए आपकी खाद्य सुरक्षा की बात की जा रही है, वहीं आप दूसरे पक्ष में क्या कर रहे हैं कि गेहूं और चावल जो दिया जा रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं दिया जा रहा है, यानी कि उसकी गुणवत्ता उसमें परखता नहीं है, और गुणवत्ता परखता की कमी के कारण इस चावल और गेहूं को पोषण से, मतलब उतना पोषण नहीं मिल पा रहा है। पोषण रहित तो नहीं कह सकता कि उसमें बिल्कुल पोषण हो ही ना, पोषणता की कमी देखी गई। तो इस कारण से उन्होंने बोला कि ये जितना उनका खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें पोषणता की कमी होती है, और पोषणता की कमी को थोड़ा सा पूर्ण करने के लिए उनको ऐसी चीज़, ऐसी एक किस्म को मान के चलिए निश्चित करना चाहिए जिससे उनको खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषणता को ज़्यादा सुलभता हो सके। तो अब 5वीं कंडीशन में एक NS, पहले इसका नाम इधर लिख दो, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। उसमें एक संगठन है जिसको आप जानते हैं NSSO, पहले था ये NSSO, पहले इसको हिंदी में अगर मैं बताऊं तो इसको बोलते थे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, और फिर इसका सी रंगराजन समिति 2005, सी रंगराजन समिति 2005, सी रंगराजन समिति 2005 की ऐसी रिपोर्ट, एक अनुशंसा पेश की गई जिसमें इसका नाम बदलकर NSO कर दिया गया 2006 में। तो 2006 में NSSO का राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का नाम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो उसमें 2006 में इसकी रिपोर्ट आई कि मान के चलिए 2004 से ले 4-5 एक सत्र की बात की गई, 2004-5 से लेके और 2011 से लेके 12 सत्र वाले में। तो इसका मतलब इसकी पहली कंडीशन देखी गई, पहली चीज़ इसने कही कि 2004-5 सत्र से लेके और 2011-12 सत्र को अगर देखा जाए तो इन दोनों कंडीशनों के बीच में जो एक समय सीमा रही उसमें 50% एक लीकेज पाया गया। लीकेज का मतलब, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ हिंदी में ये है कि उसका रिसाव पाया गया। रिस ना, जैसे कि आप देखते हैं कि सब पानी रिस रहा है, तेल रिस रहा है, इसका मतलब उसका वेस्टेज हो रहा है, वो छीण हो रहा है। तो यहाँ 50% लीकेज की बात की गई, इसका मतलब है कि 50% छीणता इसमें देखी गई। दूसरी एक और चीज़ उसने कही, उसने ये बात कही कि इस प्रणाली में राशन की दुकानों के माध्यम से जो मान के चलिए खाद्य तो दिया ही जाता है, फिर गैर खाद्य जो चीज़ें दी जाती हैं उसमें जो कैरोसिन का तेल होता है, उस कैरोसिन तेल में 35% कालाबाजारी या रिसाव या छीणता देखी गई। तो मान चलिए कैरोसिन तेल में 35% रिसाव या कालाबाजारी कह सकते हैं आप उसको, ये देखी गई। तो अब कंडीशन आती है कि पीडीएस में सरकार सुधार करने के लिए इतनी रिपोर्टें दी। मैंने आपको क्या बताया, फर्जीफिकेशन है, खाद्य सुरक्षा के जो दिया जा रहा है उसमें मोटे अनाजों की कमी, पहली बादवा समिति कह रही है, दूसरे मान लीजिए फर्जीफिकेशन कह रहा है, तीसरा कह रहा है आंतरिक उसके वो हो सकते हैं। चौथी कंडीशन पर मैंने आपको बताई कि उसके जो एक गुणवत्ता की कंडीशन रही गुणवत्ता में, और 5वीं कंडीशन एक और बताई थी मैंने आपको जिसमें मान के चलिए प्रवासी और अप्रवासी, इसका मतलब कार्डों के जो वितरण था उसमें एक असमन्वयता कह लीजिए, या मान चलिए ठीक तरीके से वितरण नहीं अगर कार्डों का किया गया किसी कारणवश। कारण क्या रखे उसमें, प्रवासी मजदूर जिसका अस्थायी पता होने के कारण उसे कार्ड की पात्रता में शामिल नहीं किया गया। तो आगे मैं चलता हूँ, ये मैंने आपको सी रंगराजन समिति के तौर पे NSSO की स्थापना बताई, उसके बाद NSO बना, NSO के बाद 2004-5 से लेकर 2011-12 के बीच में इसने ये कहा कि मान के चलिए 50% लीकेज इस योजना में देखा जा रहा है सुरक्षा के मामले में, खाद्य सुरक्षा जो सरकार उपलब्ध कराती है उसमें, और लीकेज खैर गैर खाद्य में उसने 35% कालाबाजारी जो कैरोसिन तेल की देखी गई उसको अपना रिप्रेजेंट किया।
अब जाहिर सी बात है कि सरकार यहाँ कुछ प्रयास करेगी, तो सरकार के एक प्रयास रहे, वो सबसे पहली कंडीशन है 2019-20 में भी एक प्रयास देखा गया, उसके आधार पर मैं आपको थोड़ा सा करूँगा। 2019-20 में एक कोशिश की गई, पीडीएस को ही एक फिर अपडेट किया गया, जिसको मान के चलिए पीडीएस को IM के नाम से एक न्यू लॉन्चिंग की गई, जिसका नाम था सार्वजनिक वितरण प्रणाली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं एक तरीके से कि हिंदी में क्या कह सकते हैं, एकीकृत प्रबंधकीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो उस कंडीशन में इसका नाम हो गया एकीकृत प्रबंधकीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मतलब इसको केंद्र में एकीकृत केंद्रित करके और फिर उसमें एक सुधार की एक प्रक्रिया को अगर लागू किया जाता है तो शायद अच्छे सुधार हो सकते हैं इस कारण से। तो इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। उसमें पहला लक्ष्य देख के लेने के लिए मान के चलिए अंतिम शुरू से लेकर अंतिम सिरे तक ऐसा माना गया कि इसमें ऑनलाइन जोड़ने की एक प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। और ऑनलाइन जोड़ने की प्रक्रिया में ऐसा माना गया कि मान के चलिए फर्जीफिकेशन जैसी है, काला बाजारी है और जितने घपले हो रहे भ्रष्टाचार के लिए शिकायतें जो आती हैं, उसके लिए तंत्र काम करेगा और उस तंत्र के माध्यम से हम इसकी कमियों को दूर करेंगे, जिसमें आंतरिक और बाह्य कमियां दोनों शामिल होंगी। पहला मैंने आपको क्या बताया कि शुरू से लेके अंत के दौर तक उसको एक ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ना। दूसरी उन्होंने रखा कि प्रत्येक कार्ड को उसके यूनिटों के साथ आधार कार्ड से लिंक करना। आधार कार्ड देखा जाए तो विशिष्ट पहचान प्राधिकरण होता है। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आपको एक 12 अंकीय नंबर देता है। 12 अंकीय क्यों देता है, उसका कारण है कि मान के चलिए 999, मान के चलिए आपकी 1 अरब 121 करोड़ अगर आबादी है तो इसका मतलब है 999 करोड़ तक अगर जाती है तो फिर यही 12 अंकीय आधार कार्ड पद्धति काम करेगी। अब कंडीशन है, यहाँ एक चीज़ देखने को मिलती है कि आधार कार्ड से एक नंबर मिला आपको, एक विशिष्ट पहचान मिली और उस विशिष्ट पहचान को कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा तो आपकी विशिष्टता तुरंत प्रदर्शित होगी। मान के चलिए कहीं आपको अगर अंगूठा लगाना है, बायोमेट्रिक लगानी हो और वो आपकी बायोमेट्रिक संरक्षित करता है, संरक्षण देता है आपको बायोमेट्रिक का कि भाई आपकी जो जितने भी विशिष्ट पहचानें हैं वो यहाँ पर संरक्षित की जा चुकी हैं। तो दूसरा इनका कारण था कि जितने वोटर आधार कार्ड से कार्ड हैं उनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। तीसरा कंडीशन था कि जो आपका राशन कार्ड है उसको आप भौतिक रूप में यूज़ कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा डिजिटलीकरण कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चौथी कंडीशन थी कि जो शिकायतें आती हैं, मान के चलिए उस पर सप्लाई इंस्पेक्टर होता है। आपने देखा है कि एक इसकी सबसे छोटी इकाई मान चलिए राशन डीलर हो गया। राशन डीलर के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो उसके ऊपर एक सप्लाई इंस्पेक्टर काम करता है, जिसके अंदर तकरीबन एक तहसील में शामिल जितनी 100 से लेके 110 हो सकती हैं, कुछ कहीं कहीं 80 हो सकती हैं। तो मैं जहाँ तक मान के चल रहा हूँ 80 से लेके 100 के बीच में यहाँ दुकानें इसके नीचे काम कर रही होती हैं, जो इसका सर्विस सर्वा मतलब नियंत्रण की भूमिका अगर एक सप्लाई इंस्पेक्टर जिसको कहते हैं खाद्य पूर्ति निरीक्षक वो निभाता है। फिर उसके बाद एक जिला लेवल का अधिकारी होता है जिसको जिला आपूर्ति अधिकारी या जिला पूर्ति अधिकारी कहते हैं। उसके बाद आप कमिश्नर लेवल पे जाएंगे तो एसी होता है इसका, असिस्टेंट कमिश्नर। जो विभागीय होता है उसके ऊपर तो आप जानते हैं प्रशासनिक कमिश्नर होता है। तो ये कड़ी काम कर रही होती है। तो उनका ऐसा मानना था कि इसके एक तंत्र का काम किया जाए। मान के चलिए सप्लाई इंस्पेक्टर आपकी बात नहीं सुनना है तो आप पूर्ति निरीक्षक को सुनाइए। पूर्ति निरीक्षक भी आपकी शिकायत का निस्तारण या निवारण नहीं कर पा रहा है तो आप असिस्टेंट कमांडेंट जैसी एक इकाई पे अपना निस्तारण दे सकते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया पूरी एक मतलब जब सुधार की प्रक्रिया की गई तो निर्देश भी होंगे, तो उन निर्देशों में इन्होंने संपादित की। अगली कंडीशन थी आपूर्ति खाद्य श्रृंखला। आपूर्ति खाद्य श्रृंखला का मतलब कहने का मतलब है जब किसी चीज़ को श्रृंखला का नाम देते हैं तो वो ऐसे काम करती है, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम का यहाँ कहने का मेरा मतलब था कि जब मान के चलिए किसान, जो अपस्ट्रीम की बात बता रहा हूँ, जब किसान यहाँ मान के चलिए अपना अनाज पैदा करके लाया और एफसीआई उसे खरीदना चाहती है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि पीडीएस जो काम करती है वो एफसीआई जो माल खरीदा जाता है उसको भंडार गृह में संरक्षित करती है। जैसा कि मैंने आपको सीआईपी में जैसे पीपी प्रोक्यूरमेंट प्राइस होता है और सीआईपी केंद्रीय निर्गमित मूल्य जो बताया, तो उसमें मैंने आपको पीपी जोड़ा था। पीपी प्लस
उसके बाद परिवहन लागत जोड़ी थी, उसके बाद भंडार गृह का जो चार्ज था वो भी जोड़ा था, शायद आपको याद हो। तो यहां इसका कहने का मतलब है कि भंडार गृह के खर्चे तक, भंडार गृह का जो खर्चा जोड़ रही है सरकार वहां तक, तो किसान के द्वारा उत्पाद किए गए उत्पादन से लेके और एफसीआई के खरीदने से के मतलब होते हुए और भंडार गृह तक की जो एक प्रक्रिया रहेगी वो अप स्ट्रीम की रहेगी। डाउन स्ट्रीम का मतलब आया कि जब भंडार गृह से लेके राज्य सरकार और राज्य सरकार से होते हुए वो एक राशन की दुकान तक जब जा रहा है तो उसे डाउन स्ट्रीम कहेंगे। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम में उन्होंने ऐसा माना कि किसानों से लेके मान के चलिए भंडार गृह और भंडार गृह से लेके एक राशन की दुकान तक इस पूरे तंत्र को एक कंप्यूटरीकृत कर दिया जाए, मतलब इसका ऐसा एक ढांचा बनाया जाए जिसमें ये घपला करने की गुंजाइश ना रहे। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटरीकृत करने का मतलब रहेगा कि भंडार गृह ये हो गया, ये किसान हो गया, जब किसान अपनी चीज़ें बेच देता है तो यहाँ आके एफसीआई जब उसे ले लेती है तो उसका तकरीबन लमसम अपना जो एक जवाबदेहिता होती है, उत्तरदायित्व होती है, एक आंकड़ा होता है, एक डाटा होता है, एक संरक्षण की भूमिका होती है, वो समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब इससे तो आप कुछ नहीं ले सकते। यहाँ से लेके यहाँ तक की कंडीशन आई कि भंडार गृह की एफसीआई का भंडार गृह और राज्य सरकार अगर उसको भंडार गृह मतलब यही चीज़ है और उसके बाद राज्य सरकार बीच में लेके आके सीआईपी पर लेके और इसको राशन की दुकान तक अगर लेके आएगी उस कंडीशन में तो ऐसा माना जाएगा, मान के चलिए यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, तो इस कंडीशन में ऐसा माना जा सकता है कि कंप्यूटरीकृत में इस खंड को और इस खंड को आपस में जोड़ दिया जाए। अगर ऐसे करके ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ तुमको एक चीज़ दिखाई देगी, आपको एक चीज़ दिखाई देगी जहाँ देखेंगे कि यहाँ का डाटा डेली प्रतिदिन आपको कंप्यूटर पर इसकी वेबसाइट पर जाके सेव करना है कि मेरे पास एफसीआई में इतना खाद्यान्न उपलब्ध है। इसका मतलब आप कल का भी करेंगे, परसों का भी करेंगे, तो आपकी एक जवाबदेहिता बनेगी कि कल अगर इतना था तो इतना आपने अगर किसी गोदाम को राज्य सरकार को अगर निकाल दिया, मान चलिए 25,000 कुंटल था, उसमें से 5,000 कुंटल निकल गया तो इसका मतलब 2,000 कुंटल बचना चाहिए। 19,000 कुंटल अगर बच रहा है तो इसका मतलब आपकी 1,000 कुंटल की जवाबदेहिता हो सकती है कल को। दूसरी कंडीशन राशन डीलरों की, राशन डीलरों के साथ भी वही कंप्यूटराइजेशन में किया गया कि मान के चलिए आप जितना बेच रहे हैं, आज जितना आपकी सेलिंग हुई, आपने जितना इतना वितरण किया, उस वितरण के अलावा आपका स्टॉक क्या कहता है। आज भी आप देखते होंगे, उसको क्या बोलूँगा, एक तरीके से कार्य विवरण रजिस्टर तो नहीं कह सकता उसको, वितरण रजिस्टर एक तरीके से कह लीजिए उसको। वितरण रजिस्टर आज भी एक राशन डीलर सप्लाई इंस्पेक्टर ऑफिस में काम करता है, जिसकी एक समय सीमा होती है कि 6 महीने तक के आप संरक्षित रखते हैं, उसके बाद शायद उसको मुझे लग रहा है अलग वेस्टेज रूप में देख लिया जाता है। तो उसमें सरकारी दस्तावेज़ों को आप ऐसे मतलब ख़त्म तो समाप्त तो नहीं कर पाते हैं, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है खास, तो उस प्रक्रिया से फिर उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब आया कि मान के चलिए आपने, मैं क्या कह रहा था, कंप्यूटराइजेशन में, तो मान के चलिए आपने जो विवरण रजिस्टर दिया कि साहब मैंने इतना विवरण दिया और मेरे पास इतना स्टॉक बचा है इस महीने का, तो पहले क्या कंडीशन थी कि मान के चलिए 200 कुंटल आया और 200 कुंटल का उठान होता है। उठान का मतलब होता है कि वो इतने कार्डों का, इतने यूनिटों का अगर 25 किलो 35 किलो पर कार्ड धारक के हिसाब से अगर अपना पूरा यूनिटों का अगर जोड़ निकालता है तो उसका एक उठान वो कहते हैं, आवंटन जिसको मान के चलिए 200 कुंटल एक दुकान का उठान है, तो उस कंडीशन में मान के चलिए 180 अगर कुंटल उसने वितरण किया। सपोज हो सकता है कोई लेने नहीं आया, किसी कारणवश मतलब अकारण ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए आप बाहर रहे या कोई व्यवस्था रही या यही इसी ने नहीं बांटा, अगर राशन डीलर ने भी नहीं बांटा तो वो 20 कुंटल जो है वो इसके यहाँ बचा रहता था। तो पहले प्रक्रिया क्या थी, ये 20 इकट्ठा होता रहता था। आज की कंडीशन उन्होंने कहा कि कंप्यूटराइज्ड करिए, और कंप्यूटराइज्ड के बाद उन्होंने क्या है कि 180 आपको 200 कुंटल का तो उठान है आपका, और जो उठान की पर्ची लेके आप 200 कुंटल की आएंगे तो 180 कुंटल तो आपने बांटा था ना, तो 20 कुंटल आपका बचा है, और 20 कुंटल जो बचा है तो इसका मतलब आप अब 200 कुंटल की अगर उठान की पर्ची लेके आए हैं तो आपको 180 कुंटल दिया जाएगा और प्लस 20 ये वाला जोड़ के आपको पूरा 200 कर दिया जाएगा। तो सरकार के पास एक आंकड़ा है कि पिछले महीने का जो सरप्लस या अधिशेष बचा उसको वो इस महीने में जोड़ के एक कड़ी के रूप में काम करती है, जिससे भ्रष्टाचार को शायद थोड़ा सा कम किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि सरकार के पक्ष थे, और हाँ एक पक्ष और था इसमें कि
जो सब्सिडी का लाभ देती है सरकार उसको डीबीटी से जोड़ के देखा जाए। तो अगर डीबीटी का मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जिसको वो नगद भुगतान के रूप में देखती है, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं इस क्लास में शायद इस वाले में 3 या 4 पे चर्चा करूं, और उसके जो डीबीटी होगा, डीबीटी को अलग से एक मतलब उसमें डीबीटी प्लस 1 नेशन 1 राशन कार्ड को एक जोड़ के पढ़ा दूंगा। तो अब बात आई, मान के चलिए सरकार के सुधार के प्रयास क्या रहे, तो मैं इसको एक बार मिटा दूं। चलिए आपके प्रयास देख लेते हैं, सरकार क्या कह रही है सर। चलिए सर, तो पहला प्रयास उसने कहा, सरकार का प्रयास क्या चल रहा है, सरकार की पहले क्या चली, तो उन्होंने कोशिश करी कि राशन कार्ड की जो प्रक्रिया रही उसमें फर्जीफिकेशन आंतरिक बाहरी दोनों रूपों में देखा गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि फर्जीफिकेशन जैसी प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए आप सभी, जैसा कि मैंने आपको 2019-20 में PDSIM इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के थ्रू मैंने आपको बताया कि सभी राशन कार्डों को उससे जोड़ा जाए। तो उसमें जोड़ने की जो प्रक्रिया थी वो सरकार की पहल हो गई, क्रियान्वयन हो गया उस चीज़ का 19-20 का। तो उसमें ऐसा माना गया कि 20 सितंबर 2021 तक, पहले पॉइंट आया 20 सितंबर 2021 तक, ऐसा माना गया 22 करोड़ तकरीबन 22 करोड़ कार्ड जो थे वो आधार कार्ड से लिंक कर दिए गए। ऐसा माना गया कि 22 करोड़ जब आधार कार्ड से लिंक हो गए हैं तो इनका शायद हो सकता है कि अब फर्जीफिकेशन जैसी प्रक्रिया रुक जाए और जो गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे थे वो उस इस्तेमाल से बाहर हो जाए दायरे से। दूसरा पॉइंट उन्होंने लिया कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो आधार कार्ड में आपको बायोमेट्रिक, जैसे मैंने विशिष्ट पहचान की बात की थी, जैसे मैं आँखों का कुछ एक अंश और हाथों के एक फिंगरप्रिंट जैसी कोई प्रक्रिया, दोनों चीज़ों में आपके कुछ पहचानें संरक्षित की जाती हैं, उसमें आपके ये बायोमेट्रिक वाला जो सिस्टम था उस बायोमेट्रिक को लागू किया गया। तो दूसरी पहल सरकार की क्या होगी सर कि हर एक कार्ड को बायोमेट्रिक से जोड़ा गया। चलिए बायोमेट्रिक से जोड़ा, बायोमेट्रिक कंडीशन में अगर सारी पूरे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कुल दुकानों की बात की जाए तो 5.4 लाख दुकानें काम करती हैं। राशन डीलरों की फेयर प्राइस शॉप जो हैं वो 5.4 लाख दुकानें ऐसी हैं जो इसके लिए राशन की वितरण के लिए काम करती हैं, राशन डीलर वहाँ पे नियुक्त हैं। दूसरी कंडीशन आई कि अगर बायोमेट्रिक प्रक्रिया चालू की गई तो इसमें कितना इसका सहयोग रहा, कितनी सहभागिता रही, कितना दायरा उसने पूरा कर लिया। तो इस चीज़ के लिए डाटा एक निकल के आया, तो उसमें कहा गया कि 4.6 2021 का डाटा दे रहा हूँ मैं आपको, 4.6 लाख दुकानें ऐसी रहीं जिसमें बायोमेट्रिक जैसी प्रक्रिया लागू की गई। बायोमेट्रिक की कैसे गई, तो उसके लिए एक पॉइंट ऑफ सेल, उसका नाम शॉर्ट में कहते हैं POS मशीन, लिख देता हूं मैं एक बार, POS मशीन, जो आपकी अंगुली के एक फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपकी पहचान को ये प्रदर्शित करती है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसकी विशिष्ट पहचान यहाँ संरक्षित है और आप उससे मैच करते हैं। तो जैसे ही आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपका नाम आ जाता है, इसका मतलब आप सही पात्र की श्रेणी में हैं, अपात्र आदमी नहीं है, तो आपको जो आपका हक बनता है वो सारा मिलेगा। तो उस कंडीशन में 4.6 लाख दुकानें, मतलब तकरीबन पूरा सा हो गया मेरे दिमाग से, कितनी बची, 40,000 और 40 से 80,000 दुकानें ऐसी बची जो किसी दूरस्थ इलाके में या किसी अनुपयुक्त जहाँ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी कुछ खास कमियाँ, खास मतलब परेशानियाँ हो सकती हैं जिसके कारण 80 लाख दुकानें तो रह गई। बाकी उन्होंने पूरा तकरीबन दायरा कवर कर लिया, 4.6 लाख दुकानें। तीसरी आई कंडीशन कि राष्ट्रीय खाद्य निगम, जैसा कि आप उसका नाम पहले से जानते हैं, उसका नाम FCI है। मैं इसको मिटा ही देता हूँ क्योंकि नीचे जाना पड़ता है मुझे। एक तो मेरी लंबाई भी काफ़ी है सर, नहीं 6 फुट है मेरी लंबाई तकरीबन। तो तीसरा पॉइंट सर मैंने आपको बताया कि भारतीय खाद्य निगम, इसको आप शॉर्ट रूप में, जैसा कि मैंने कल आपको सारी इसकी डिटेल दे रखी थी, स्थापना वर्ष दे रखा था और बाकी इसका फुल डिटेल, इसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसने क्या किया कि 2017 में एक पहल चलाई, उसकी योजना चलाई, उसको कहा गया कि ऑनलाइन डिपो योजना। चलिए
तो मैंने आपको वहाँ जैसे कि बताया कि सारा डाटा आपको वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड करना पड़ेगा, तो उसमें यही चीज़ यहाँ देखी गई कि ऑनलाइन डिपो योजना के अंतर्गत मान चलिए देश में राशन की दुकानों को ऑनलाइन एफसीआई के माध्यम से प्रतिदिन का जो अपना स्टॉक होता था, एफसीआई को भी करना है, इसको भी करना है, तो दोनों का जो स्टॉक है राशन डीलर वह मान के चलिए जो भंडार गृह हैं उन्हें अपना जो डाटा है वो कंप्यूटर पे प्रतिदिन दर्ज कराना पड़ेगा। तो ये तीसरी कंडीशन रही। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, ये गिना रहा हूँ मैं आपको, सरकार के प्रयास, मतलब सरकार के प्रयास 2019 में आईएम में बताए थे, उनमें तीसरा नंबर का पहल ये रही, चौथे नंबर की पहल रही कि सरकार, आपने देखा होगा बीच में एक शासनादेश आया था, हालांकि शासनादेश के अंतर्गत ही काम होते हैं, आपको शायद जानकारी नहीं हो कि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं या सरकार आपको मतलब ये कह रही है कि नहीं सर ऐसे होना नहीं चाहिए और ऐसे होता है, तो ये चीज़ किसी न किसी निर्देश या किसी न किसी शासनादेश को आधार बना के की जाती है, बोली जाती है। चौथी कंडीशन उसमें कही कि मान के चलिए लाइसेंस का वितरण जो प्रक्रिया थी, लाइसेंस वितरण प्रक्रिया जो थी उसकी थोड़ी सी फेरबदल किया गया, जिसमें मान के चलिए किसी भी गैर थोड़े से पहुंच वाले आदमी को अगर मान के चलिए थोड़े से जानकार आदमी को अगर इसके लिए दे दिया जाता था, तो कभी कभी ऐसा माना गया कि अशिक्षित या मान के चलिए असामाजिक आदमी को अगर किसी कोटे राशन की दुकान का अगर वितरण मतलब आवंटन होता है तो उसका गलत नाजायज फ़ायदा उठाता था, भ्रष्टाचार जैसी चीज़ को ज़्यादा इजाफा दे करता था। तो इसका कहने का मतलब आया कि हम ऐसी संस्थाओं को, जिनको सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे मान चलिए स्वयं सेवी संगठन कैसे कह सकते हैं, और दूसरी कंडीशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको मान के चलिए आप सहकारी संगठन कह सकते हैं, इन दोनों को जो मतलब नॉर्मली होता था आवंटन वो इन दो संगठनों को करने लग गए। तो उसका मतलब था ये एक कॉपरेशन से काम होने लग गया, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया। चलिए सर, पांचवी पॉइंट उसने एक पहल और करी, उस कंडीशन में ऐसा किया कि जो राशन डीलर थे, राशन डीलर मान के चलिए आंतरिक, जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि कमजोरी, जब भादवा समिति ने 5 मान के चलिए अपने पॉइंट गिनाए, उसमें कमजोरियां जो गिनाई, उस कमजोरी में एक पॉइंट ये था कि आंतरिक रूप से व्यापारी, ट्रांसपोर्टर प्लस व्यापारी, ट्रांसपोर्टर और राशन डीलर तीनों लोग जो हैं वो आंतरिक रूप से सहमति से सब मिल के और उसमें भ्रष्टाचार को संपादित या अंजाम करते हैं। तो यहाँ ऐसा किया गया कि राशन डीलरों की अगर हम लोग कमीशन बढ़ा देते हैं तो फिर उनका भ्रष्टाचार करने की जो एक मंशा होगी, एक नीयत जो होगी, उसमें थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। तो यहाँ आ गया कि राशन डीलरों की जो कमीशन है, कमीशन उसको बढ़ा दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है सरकार के। सरकार तो अपने यहाँ से ये कोशिश करती है कि आप सही पात्रता में सही चीज़ ग्रहण करें, अगर आप अपात्र हैं तो आपको बाहर कर दिया जाए, मगर ऐसा होता नहीं है। आप भी तंत्र से सही तरह वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ। मैं तो इतना वाकिफ़ हूँ कि मैंने शायद अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण वो 2 वर्ष इसी चीज़ काम के लिए निकाल दिए, उसी टॉपिक के लिए निकाल दिए, खाद्य सुरक्षा के लिए। मुझे शायद जितनी ठीक ठाक जानकारी एक स्थानीय स्तर से लेके एक शासनादेश स्तर की है, शायद मैं बहुत बेहतरीन तरीके से इससे परिचित हूँ। 5वां पॉइंट उन्होंने रखा कि ये सुनिश्चित कर दिया जाए कि गोदामों में अनाज की दुकानों तक जो उपलब्ध होता है, नीचे लिखूं, चलिए यहीं लिख देता हूँ। 6वां पॉइंट, मान के चलिए जो अनाज राशन के भंडार गृह से लेके राज्य सरकार का, जो मैंने आपको दायित्व बताया कि राज्य सरकार अपने भंडार गृह से लेके और राशन की दुकान तक जो पहुंचा रही है, तो उस बीच में रिसाव की प्रक्रिया देखी गई, जिसमें 50% और केरोसिन मामले में 35% जो थी, उस चीज़ को उन्होंने कम करने के लिए कोशिश की गई कि यहाँ से गाड़ी अगर निकले तो सीधे वहीं जाके रुके। इसका मतलब बीच में अगर इसकी कालाबाजारी ना हो तो शायद इसमें थोड़ा सा कमता है, या इसमें थोड़ा सा कम किया जा सकता है इस कालाबाजारी को या भ्रष्टाचार को। तो चलिए, तो उसके लिए इन्होंने प्रबंध किया पहल के रूप में। तो उन्होंने सारे जितने वाहन थे उसमें जीपीएस प्रणाली को अनुपालित किया। अनुपालित मतलब अनुपालन किया।
तो ये जीपीएस प्रणाली के अनुपालन करते हैं और अनुपालन में ऐसा देखा जाता है कि जितने वाहन ट्रांसपोर्टर के रूप में, आजकल प्रक्रिया चेंज हो गई है, थोड़ा सा आपको इस चीज़ की विशेष जानकारी हो। आपके वैसे ऐसा कोई मेरा दोस्त मेरा भाई नहीं हो सकता जिसके गांव में राशन की दुकान ना हो, और राशन की दुकान होने के साथ साथ मुझे जैसा कि मैंने बताया खाद्य सुरक्षा जो एक सुविधा दी जाती है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत दी जाती है। शायद आप लोगों को नहीं पता, अब भी नहीं पता होगा शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपने शायद ध्यान से न सुना हो कि किस मंत्रालय के अधीन राशन की दुकान जो है वो संपादित होती है या उसके अंतर्गत अधीन काम करती है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, उपभोक्ता मामले व खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो होता है उसके अधीन काम करती है। शायद ये मंत्रालय किसी को नहीं पता है, मेरे जहाँ तक मेरी ऐसा मानना है। और जो पढ़ रहे हैं यूपीएससी पीएससी के लिए उनको तो इसका एक मतलब चिथड़ा पता है कि इसका पार्ट के क्या वैल्यू है, क्या वर्ड की क्या वैल्यू है। इस अधिनियम की तो बहुत बड़ी छोटी बात है। तो जीपीएस प्रणाली को लागू किया गया। मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। तो जिला फिरोजाबाद में शायद मेरी उम्र आज से मतलब तकरीबन मान लीजिए 5 साल या 10 साल 8 साल 7 साल की बात रही होगी। 7 साल पूर्व की बात बता रहा हूँ। एक डीएम साहब हुआ करते थे जो आज की कंडीशन माध्यमिक शिक्षा परिषद, अभी तो शायद मुझे लग रहा है इलाहाबाद प्रयागराज के जो एक विशेष डीएम बनाए जाते हैं कुंभ मेले में, वो उनका नियुक्त किया गया उन्हें। उनका नाम विजय किरण आनंद है। तो वो वहाँ पे उस टाइम डीएम थे। तो उन्होंने एक प्रणाली बहुत प्यारी लगी और उनकी पहल थी ये। हर एक आईएएस की एक अपनी विशेषता होती है और विशेष तरीके से काम करने के लिए वो पहचाना जाता है। जैसे आज आप अशोक खेमका जी को जानते हैं या मान के चलिए अमित कटारिया जी को जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त आईएएस रहे हैं जो 1 रुपये लेके। और मैं बाकी आईएएसों की बात करूँ तो ऐसे आईएएस रहे हैं सर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी के लिए लगा दी है। तो विजय किरण आनंद जो है, विजय किरण आनंद ने एक चीज़ लगाई कि एफसीआई के संदर्भ में जितने भी मान के चलिए ट्रक काम करते थे या जितने भी वाहन काम करते थे उनको एक विशेष कलर से पेंट करा दिया। उस कलर से पेंट होने वाले की ये प्रतिबंधन लगाया गया कि वो किसी भी मंडी समिति में एंट्री नहीं कर सकते, कहीं बीच में रोक नहीं सकते। इसका मतलब अगर वो ट्रक जा रहा है तो दूर से आदमी ये पहचान कर सकता है कि ये वाला ट्रक जो है एफसीआई का माल लेके जा रहा है और इससे माल की अगर खरीद फरोख्त हो रही है तो उसको काला बाजारी हम कह सकते हैं या किसी को सूचित कर सकते हैं। तो ये प्यारी सी पहल थी उनकी, मुझे भी बड़ी प्यारी लगी। एक पहल और है, मान के चलिए 2021 में लागू की गई है। 2021 में एक लागू की थी जिसको डिजी लॉकर कहते हैं आप, डिजी लॉकर सुविधा। तो 2021 में एक डिजी लॉकर सुविधा लागू की। और डिजी लॉकर का मतलब था कि आप जो कार्ड की एक प्रति होती है उसको भौतिक रूप में आप दिखा के ये सत्यापित करते हैं कि साहब मेरा कार्ड है और मैं इसका राशन लेना चाहता हूँ। उस प्रक्रिया में इन्होंने ये वो किया कि अगर आप हो सकता है कि कहीं बाहर हैं, आपको कोई मान चलिए परेशानी है, आपको मान चलिए कोई पीड़ा है, तो आप एक काम करिए असुविधा के लिए कि आप उसकी भौतिक कॉपी को न रख के उसकी कंप्यूटरित कॉपी को डिजी लॉकर जैसी एक जो सरकार की पहल थी उसमें इसको रख सकते हैं। सरकार के लिए बाध्यता कर दी, सरकारी अधिकारी तंत्र के लिए, नौकरशाही के लिए, कि आप इसी डिजी लॉकर की प्रति को कंप्यूटर प्रति माना, इसको कंप्यूटर प्रति को आप वरीयता देंगे, उसको मानेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे नज़रअंदाज कर दें, उसको मानने से इनकार कर दें। तो ये बहुत एक प्यारी पहल रही कि आप उसका पर्ची को लेके जा रहे हैं, पर्ची पे से मान के चलिए मीना देवी के नाम से अगर राशन कार्ड जो है वो लॉन्च तो नहीं कह सकता, उसको मान चलिए आवंटित किया जा चुका है, उसके नाम से जारी किया जा चुका है, उस जारी में मीना देवी मिट गया, या मान चलिए राशन की पर्ची 3 महीने के बाद मिट गई, कुछ अक्षर उसमें मिट गए, कुछ इंक्स ऐसी होती हैं मान के चलिए, तो उसमें मिट गई। अब वो बड़ा परेशान है बेचारा। तो उसके लिए ऐसा वो किया गया कि मान चलिए आप अपनी कॉपी को भौतिक रूप में न रखकर कंप्यूटरकृत कॉपी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पहल बहुत प्यारी लगी। एक बड़ी इसके आगे की पहल रही 2000 कितने में थी, शायद मुझे लग रहा है 2011 में इसकी स्थापना की गई, फसाई की, FSSAI जिसको कहते हो आप, जिसका हिंदी में मान के चलिए कह सकते हैं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006, इसको लिख दूं मैं एक बार, खाद्य सुरक्षा
मानक अधिनियम 2006 के तहत 2011 में फसाई की स्थापना की गई। भाई फसाई का काम क्या है? तो फसाई का काम ऐसा था कि मान के चलिए किसी भी पोषक तत्व मतलब उसकी जांच करने के लिए, उसकी प्रयोग करके उसको एक मानक पत्र के रूप में देने के लिए कि भाई आपका प्रोडक्ट सही है। और आपने देखा होगा कि चाहे वो खाने वाला गुटखा हो, चाहे वो खाने वाला नमक हो, चाहे वो कोई इत्यादि चीज़ खाद्य पदार्थ की है, उसको फसाई से एक मानक पत्र जरूर लेना होता है। आप किसी मिठाई की दुकान पर जाइए तो वहाँ एक लेटर चिपका होता है जिस पर ऊपर लिखा होता है फसाई, और उसके बाद ये अपना पूरा डाटा देते हैं कि उनके नाम से जारी हुआ है और इतनी इसकी वैलिडिटी है। तकरीबन मेरे दिमाग से 5 साल के लिए किया जाता है। तो 2011 में एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसका ऐसा मानना था कि उसकी गुणवत्ता को चेक करके, गुणवत्ता की एक उसकी वेटेज दे के, उसका एक मापन करके उसको एक मानक पत्र जारी करेगी जिसके आधार पर वो अपनी चीज़ें, प्रोडक्ट को सरकार बाज़ार में बेच सकता है सरकार के प्रमाणीकरण के बाद। चलिए, तो जब फसाई आई तो फसाई आने से पहले कौन सी चीज़ें काम कर रही थी? तो फसाई आने से पहले एक कंडीशन थी कि खाद्य पहला कंडीशन था खाद्य, वैसे इसको बोल दूं मैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियंत्रण है शायद, मुझे लग रहा है जहाँ तक है, निवारण अधिनियम शायद, निवारण अधिनियम 1954। चौथा फल है, दूसरा मान चलिए फल उत्पाद आदेश सन 1955, और तीसरा मान के चलिए मांस उत्पाद आदेश सन 1973, और कौन सा हो सकता है, एक दुग्ध वाला है, मान के चलिए दुग्ध उत्पाद आदेश सन 1992, और कौन सा मान के चलिए एक वनस्पति तेल है शायद, वनस्पति तेल नियंत्रण आदेश। तो एक है चौथा और पांचवा, वनस्पति तेल नियंत्रण आदेश, ये था सन 1947 का। तो फसाई का जब कानून आया तो इन 1 2 3 4 5 नाम याद कर लीजिएगा अगर आप पीसीएस या यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए, प्री के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं आपको, या मैं जो आपको मतलब एक शिक्षा दे रहा हूं, या जो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं जिस ज्ञान को, वो एक बेहतरीन संस्थान जो मुझे लग रहा है भारत स्तर की बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में एक विशेष दर्जे का संस्थान है। और मैं एक उस संस्थान से पढ़ा हुआ विद्यार्थी रहा हूँ, और मैंने प्री और मेंस अलग अलग के तौर पे पढ़ाई नहीं की है, और मैंने सम्मिलित रूप से एक फाउंडेशन कोर्स चलाए जाते हैं, उसका मैं विद्यार्थी रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी भर विद्यार्थी रहूँ, क्योंकि मैं कहीं भी प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, और मैं कभी भी अपने आप को अध्यापक नहीं कहलाना चाहता, इसलिए मैं एक विद्यार्थी कहना पसंद करता हूँ। विद्यार्थी इसीलिए कि मेरे गुरु या मेरे जो एक सम्मानीय पक्ष हैं, मैं जिनका मैं सानिध्य मुझे बहुत अच्छा मिला है, ठीक ठाक मेरा परिचय है उनसे व्यक्तिगत रूप से, हालांकि उस संस्था में बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं और शायद हर एक बच्चे की पहुंच वहां तक विशेष तौर पर नहीं हो पाती, और मेरी ठीक ठाक एक व्यक्तिगत पहचान है उनके साथ। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं फाउंडेशन कोर्स का विद्यार्थी हूँ। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है प्री और मेंस दोनों बैचों की, जो दोनों की जानकारियाँ हैं वो सम्मिलित रूप से होती हैं। इसका मतलब आप इसको पढ़ते हैं तो आपका प्री भी ठीक ठाक काम करेगा, प्री में भी आप ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे, और मेंस में आपका जो एक कमांड होगी, एक पकड़ होगी, वो ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि आपके पास आंकड़े रहेंगे और उसके फैक्ट रहेंगे, तो आप उसको लिख सकते हैं। सवाल कोई भी हो, मैं यहाँ तक गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर ये डाटा, ये वाली रिपोर्ट आए, मान चलिए ये वाला जो भी विवरण विश्लेषण मैं करता हूँ, अगर उस चीज़ को आप ज़रा सा भी सुनते हैं दिमाग से, तो सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं ठीक ठाक स्थिति में अध्ययन किया हूँ, और ठीक ठाक के बाद मैं आपको जो दे रहा हूँ वो बड़ी मेहनत के बाद मुझे प्राप्त हुई है, उसके बाद मैं आपको देता हूँ। तो ये मैंने आपको 5 कानून बताए जो फसाई के 2011 के बाद इनको एक तरीके से निरस्त मान लीजिए, समाप्त मान लीजिए, इनका जो अस्तित्व था वो समाप्त हो गया, फसाई यहाँ पर प्रभावी कर दी गई। चौथी कंडीशन थी कि अगर फसाई था तो फसाई, बोल देता हूँ चलिए, फसाई जो था तो फसाई संगठन जो है, मान के चलिए एक संस्था जो काम कर रही है, उसके बीच क्या क्या सदस्यता है, तो 21 सदस्य उसमें काम करते हैं, जिसमें एक चेयरमैन, 1 + 21 यानी कि कुल तो 22 हो गए,
22 लोगों का एक संस्था है जिसमें एक चेयरपर्सन होता है और मान के चलिए 21 उसमें सदस्य होते हैं। ऐसा एक प्रावधान है, ऐसी एक मान के चलिए बाध्यता है कि 1/3 लोग जो होंगे वो महिलाएं होंगी और महिला की कंडीशन होगी प्राधिकरण का उद्देश्य परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर उनको मानक प्रमाण पत्र जारी करना जैसी चीज़ रहेगी। अब कंडीशन चौथी वाली, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, वो वाली कंडीशन रहेगी कि मान के चलिए एक पॉइंट मैंने आपको जो अभी जो सरकार के IAM वाले में PDS IAM वाले में बताया था कि DBT के माध्यम से लाभ प्रत्यक्ष हस्तांतरण को वो करना, जारी करना या उसको देना, तो उस चीज़ को मैं कल DBT वाले को पढ़ाऊंगा। और DBT में बाकी वन नेशन और वन राशन कार्ड और DBT, ये 2 पॉइंट कल की कक्षा के लिए मेरे आपसे रहेंगे। और बाकी तो यहाँ का आज का मैंने आपने जितना PDS वाला था, PDS हो गया, PDS के बाद RPDS हो गया, उसके बाद इंटीग्रेटेड PDS हो गया, उसके बाद 97 जून में हो गया TPDS, और TPDS का बाद अंत्योदय। TPDS का चलाया ही इसलिए गया था कि उसको लक्षित करने के लिए 1 करोड़ परिवार जो दयनीय स्थिति में गुजर कर रहे थे उनके लक्षित बना के ऐसा कोई प्रोग्राम चलाया गया जिसमें ऐसा माना गया कि उनको निःशुल्क तरीके से उनको खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए। तो आज आप देखते हैं अंत्योदय योजना, जिसको अंत्योदय अन्न योजना कहते हैं, 2001 में आई और 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कल मैं एक जानकारी आपको थोड़ा सा गलत दे गया था कि 2019 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चली थी, वो 2020 है। प्लीज़ गलती के लिए माफ़ करना, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज 21 मतलब इतना नहीं है कि 1999 कह दूँ, मगर हाँ इतना 19-20 में थोड़ा सा मुझे कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और बाकी आज की कक्षा मैं यही समाप्त करता हूँ। आपसे हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एक थोड़ा सा मुझे समय दिया उसके लिए आपका आभार, आपका धन्यवाद, आपका साधुवाद, बहुत बहुत। नई साल आज दूसरा दिन है, नई साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार बड़े सुमंगल तरीके से अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं विश्राम देता हूँ। ओके, कल मिलता हूँ सर आपसे ऑनलाइन DBT प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ। ओके, चलिए।